हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वंस अगेन वेलकम ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर्स। सो अब हम करने वाले हैं रिवीजन 5। इससे पहले रिवीजन 1, 2, 3, 4 आ चुकी है, जिसमें हमने चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 13 और रिवीजन 4 में हमने 8 और 9 के न्यूमेरिकल पार्ट किए थे। यहाँ हम रिवीजन 5 करने वाले हैं, जिसमें हम मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 का जितना थ्योरी पार्ट है वो कवर करेंगे। न्यूमेरिकल पार्ट और डेरिवेशन पार्ट मैंने रिवीजन 4 में करवा दिया है। अगर आपने रिवीजन 1, 2, 3, 4 नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। सो हम स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले आप लोगों का एक क्वेश्चन मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं क्या ये इतना पढ़ना इनफ होगा या हमें और पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, जितना क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ने जाओ एग्जाम के लिए तो पहले जो क्वेश्चन कराए हैं मैंने वो कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है बचा हुआ जो मैंने नहीं कवर किया है आप वो कर सकते हैं, या आपकी टीचर ने कुछ इंपॉर्टेंट बताया वो कर सकते हैं, ठीक है। और जिस बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो सिर्फ इतना ही कर ले जितना मैंने वीडियो में कराया है तो भी इनफ होगा। बट अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप और भी चीज़ें कवर कर सकते हैं थ्रू एनसीईआरटी, थ्रू आपके टीचर्स ने जो बताया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। दूसरा ये है, बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे तो ऐसा कह रहे हैं उन्हें बेनिफिट हो रहा है, कुछ बच्चे थोड़े 1-2 होते हैं वो ऐसे कह रहे हैं कि हमें बेनिफिट नहीं हुआ। देखिए मैथ्स में मैंने पूरा रिविजन कराया था और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर लो, कंस्ट्रक्शन की बात कर लो, डायरेक्ट बाइसेक्टर ड्रॉ करने को डायरेक्ट आपका क्वेश्चंस आया है, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट में तो प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा के दे दिया है। तो बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो यही सजेशन है कि आप इसे भी करें, आपको उसके बाद कुछ लगता है तो आप वो भी कर लें, ठीक है। मैं बस आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैं अगर रात भर जग के आपके लिए वीडियो बना रही हूँ तो आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ, फिर भी पता नहीं कुछ स्टूडेंट ऐसा क्यों कह रहे हैं। चलिए फॉरगेट स्टार्ट करते हैं हम लोग रिवीजन नंबर 5। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डेफिनेशन, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। जितने भी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उसे आप याद कर लीजिए। व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है, या फिर आपसे बोल सकता है डिफाइन मोशन। देखिए क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में पूछ सकता है डिफाइन करने को, या फिर वो मोशन की डेफिनेशन आपको खुद दे देगा और बोलेगा एमसीक्यू में पूछ लेगा कि टिक द करेक्ट, ठीक है, कि ये किसकी डेफिनेशन है, मोशन की है, स्पीड की है, तो आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। मोशन का मतलब क्या होता है कि बेटा आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम उसे कहते हैं मोशन में है। देखिए अगर आप सड़क पे खड़े हुए हो, ये आपकी सड़क है, तो आप कैसे पता लगाओगे कोई चीज़ मोशन में है या रुकी हुई है। आप देखते हो कि यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत सारी सड़क पे भाग रही होती हैं, तो आप कैसे पता लगाते हो कि कौन सी तेज है। आप कंपेयर करते हो कि जो कार ए है वो कार बी से फास्ट है या स्लो है, आप कंपेरिजन करते हो, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे खड़े हुए हो और रोड पे यहाँ पे कोई चीज़ चल के जा रही है तो हम कंपेयर करते हैं कि इसके रेफरेंस में ये चीज़ चल रही है, तो हम कहते हैं कि मोशन है। यानी कि अगर किसी और के रेफरेंस में कोई ऑब्जेक्ट अपना टाइम के साथ आगे बढ़ रहा है तो वो मोशन में होता है। दिस स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। और चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड मोशन। तो आप सिंपली इतना भी लिख सकते हैं या फिर इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में। डिफाइन स्पीड एंड इट्स एसआई यूनिट। देखिए ये नहीं भी आ सकता लेकिन सिंपल क्वेश्चन है तो हम उसे भी कवर करेंगे क्योंकि पूछ भी सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी इस बार दिए जा रहे हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और इसे आप लोग जानते ही हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड आपसे पूछता है, देखिए कुछ चीज़ें आपको स्मार्ट वर्क करनी होती है। स्पीड जब आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो ऐसे लिख दीजिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जिस बच्चे को ज़्यादा लैंग्वेज याद होती है वो इस तरीके से लिख के और डब्बा बना दे और फिर इसी को स्टेटमेंट में लिख दे कि डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड। इस तरीके से भी लिख दे जिसको इंग्लिश नहीं आती है। इसके बाद कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो देखिए हमारी फिजिक्स में किसी हर क्वांटिटी को हम 2 तरीके से बांटते हैं, एक होती है स्केलर एंड सेकंड इज वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि हम कोई चीज़ ले रहे हैं, जैसे कि आप आलू लेने जा रहे हो तो आप उसे कैसे लोगे, किलोग्राम में लोगे, ठीक है। तो किलोग्राम इसका क्या है, मैग्नीट्यूड, जिस यूनिट में हम इसको नापेंगे, ठीक है। दूध लोगे लीटर में लोगे तो उसका जो हम यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, उसका कोई वैल्यू होगा।
10 किलो, तो इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये 10 इसका मैग्नीट्यूड है, ये नंबर इसका दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड। तो जिस चीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, जैसे कि स्पीड हो गया, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम। इसका एक दो एग्जांपल आप याद रख सकते हो। वेक्टर क्वांटिटी वो होता है बेटा जिसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि आपका एक वैल्यू भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगता है ना, तो उसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है, एक डायरेक्शन भी होता है, तो वो क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा ना। उसके बाद मोमेंटम अगर हम बात करें, एक्सीलरेशन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, तो ये सारे हमारे वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। नेक्स्ट आपका थ्योरी पार्ट बनता है। देखिए न्यूमेरिकल पार्ट हमने सारा कवर कर लिया है रिवीजन 4 में, तो आप रिवीजन 4 से डेरिवेशन ज़रूर कर लें, क्योंकि डेरिवेशन आपका सिलेबस में लिखा हुआ है, ग्राफिकल मेथड वो डायरेक्ट आ सकता है। अब क्वेश्चन है, व्हेन यू अप्लाई ब्रेक टू मूविंग बाईसाइकिल देन व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट हैज़। आप बाईसाइकिल चला रहे हैं, ये सड़क है और आप बाईसाइकिल चला रहे हैं, अचानक से देखिए आपके सामने कुछ आ गया, आपने ब्रेक मार दिया। अगर आपने ब्रेक मार दिया तो अब ये मोशन कैसा होगा, तो ये मोशन कैसा हो जाएगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि देखिए अगर आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, साइकिल चलाते चलाते आपने ब्रेक मार दिया, तो आप इस तरीके से जा रहे थे, आपने ब्रेक मार दिया तो ऐसे रुक गए, तो अब ये मोशन किस तरीके का हो गया, अब ये मोशन हो गया नॉन यूनिफॉर्म। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज़ करते हो तो अब एक्सीलरेशन होती है। जब यहाँ पे आप वेलोसिटी लिखते हो, यहाँ टाइम लिखते हो, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आती है वो आपकी क्या होती है, एक्सीलरेशन होती है। और जब आप यहाँ पे डिस्टेंस लिखते हो, यहाँ टाइम लिखते हो, तो यहाँ पे आपका स्पीड आता है। तो आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को दिखाइए। तो देखिए यहाँ पे आप वेलोसिटी दिखाएंगे, यहाँ टाइम दिखाएंगे, और वही आपका यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, तो आप इसको डायग्राम को बना भी देंगे। बच्चे पूछ रहे थे ग्राफ एग्जाम में हमें खुद बनाना होगा या बना हुआ आएगा, तो देखिए कुछ क्वेश्चन जो ग्राफिकल हैं वो ग्राफ बना हुआ एग्जाम में आएगा, आपको आंसर करना होगा, ठीक है। जैसे इस टाइप वाला क्वेश्चन आ जाता है कि इस तरीके से 3 दे दिया और बोल दिया किसकी स्पीड ज़्यादा है, तो वो क्वेश्चन में बना होगा, आपको आंसर करना होगा। लेकिन ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे ये आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा, आप खुद ड्रॉ करके बताओगे ना यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। या फिर आपको डेरिवेशन करना है तो वहाँ पे भी आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। डेरिवेशन में बस एक लाइन में क्वेश्चन आएगा, आपको पूरा डिराइव खुद करना पड़ेगा। ओके, When an object travel in a straight line and its velocity increase or decrease, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एक ही स्पीड से बढ़ रहा है, एक ही स्पीड से अपनी स्पीड कम कर रहा है, तो वो क्या होगा, और इक्वल इंटरवल में, जैसे कि 5 सेकेंड में एक टेबल आप बना रहे हो, 5 सेकेंड में 5 मीटर, फिर अगले 5 सेकेंड में 5 मीटर, तो ये कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। एग्जाम्पल, वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग स्टोन इंक्रीज कंटिन्यूसली विथ टाइम। इसके बाद देखिए जब भी आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं साइंस में, तो अगर आपको उसका एग्जाम्पल याद है तो आप एग्जाम्पल भी ज़रूर मेंशन करें और एग्जाम्पल को भी अंडरलाइन कर दें, क्योंकि एग्जाम्पल से आपका आंसर इन्हांस होता है। इसी तरीके से आपको अगर इस तरीके का मोशन के बारे में पूछ रहा है तो आप ग्राफ बना दें, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, जहाँ टाइम के साथ वो इक्वल चेंज नहीं होता पोजीशन में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। इस तरीके से आपका ग्राफ इस तरीके से आ सकता है या फिर कुछ इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर आपका मैंने बताया यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे टाइम लेते हैं, तो ये स्लोप आपका क्या दिखाएगा बेटा, तो ये स्लोप आपका क्या दिखाता है, ये आपका स्पीड दिखाता है। तो द स्लोप ऑफ लाइन कैलकुलेटेड डिवाइडिंग द चेंज इन डिस्टेंस चेंज इन टाइम इंटरवल, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड हायर स्लोप, तो ये आपका दिखाता है स्पीड। जो आपका स्लोप होगा वो स्लोप आपका क्या दिखाता है, स्पीड। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्लोप आपका स्पीड दिखाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक्सीलरेशन दिखाएगा, और जितना स्लोप स्ट्रेट होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। इसके बाद है, इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आपका ग्राफ है वो कह रहा है कि अगर आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। आप लोग को पता है क्योंकि ऐसी स्टेज में क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट पे होता है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जब इस तरीके से ग्राफ आएगा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे, आप सब आंसर दे लेंगे। देखिए क्वेश्चन आप इस तरीके से करवाया जा रहा है, पर क्वेश्चन अलग अलग रूपों में पूछ लिया जाता है।
समटाइम सेम क्वेश्चन को आपको डिफरेंस बना के पूछ लेते हैं, कभी फिलअप बना के पूछ लेते हैं, कभी कुछ बना के पूछ लेते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछे आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, मेरा थीम है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सब चीज़ पता हो। अगर आपसे सेम न्यूमेरिकल दे देता है, वो सेम न्यूमेरिकल दे देता है, वैल्यू 10 के बदले 5 कर देता है, चेंज कर देता है, तो क्या आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे? कर लोगे अगर आपको फॉर्मूला याद है और मेथड पता है तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे आपको इक्वेशन लिखनी है, तीनों इक्वेशन लिखनी है। यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं बोला है, केवल इक्वेशन लिखने को बोला है। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आर, नंबर 1 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू एस स्क्वायर। और इन्हीं तीनों इक्वेशन को जो डेरिवेशन है वो हमने रिवीजन 4 में कर लिया है ऑलरेडी, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लें ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है प्रूव उसका। अगर आपसे केवल ये पूछता है कि इक्वेशन लिखो तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि इस तरीके के ट्रैक पे, जब आप इस तरीके के ट्रैक पे मोशन करते हैं तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका एग्जाम्पल होता है जो एथलीट्स होते हैं जब वो रेस करते हैं, भागते हैं, तो इस तरीके के ट्रैक होते हैं, उस पर भागते हैं, तो उसका एग्जाम्पल होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। इसके आपको एग्जाम्पल बताने हैं। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो हमारा सैटेलाइट होता है, इस तरीके से हमारा ऑर्बिट है, अर्थ के ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है वो इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। स्टोन होता है, अगर आप धागे को बांध दो, ठीक है, एक पत्थर को धागे में बांध दो और इस तरीके से बच्चे रोटेट करते हैं तो वहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। और जो एथलीट दौड़ते हैं सर्कुलर ट्रैक में, वहाँ पे भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय फोर्स, गिव एग्जाम्पल। कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, व्हाट इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय फोर्स, फोर्स से कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉज द ऑब्जेक्ट टू चेंज शेप एंड साइज। फोर्स से शेप और साइज चेंज हो जाता है, स्टार्ट मूविंग टू स्टॉप मूविंग, एक्सीलरेट और डी accelerate. For example, applying force on a stationary tennis ball will make it continue to motion or direction of applied force. तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। What is the direction of frictional force? फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट होती है। जिस डायरेक्शन में मोशन होता है, जैसे कि ये बॉक्स है, अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे और अगर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन पे इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के लगता है। जिस भी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल रोल डाउन ऑन अ फ्लोर एंड अनदर ऑन अ कारपेट एट सेम टाइम। आपके पास बॉल है, आप उसको रोल करोगे, एक बॉल आपको यहाँ पे फ्लोर पे रोल करनी है और दूसरी कारपेट पे रोल करनी है। कारपेट आपको पता है थोड़ा सा रफ होता है, उस पर रोल करनी है और एक को फ्लोर पे रोल करनी है। तो कौन सी बॉल पहले रुकेगी वो आपको बताना है और क्यों। तो द बॉल ऑन कारपेट कम टू रेस्ट फर्स्ट, जो कारपेट पे है वो पहले रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन कारपेट एंड बॉल इज मोर ड्यू टू सरफेस ऑफ कारपेट। कारपेट का जो सरफेस है वो रफ होता है, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के अपोजिट में लगता है, जिसकी वजह से जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है उसके अपोजिट में उसको अपोज करेगा, रोकेगा। ज़्यादा रोकेगा तो क्या होगा, जो बॉल है वो जल्दी रुक जाएगी और फ्लोर पे जो बॉल है वो देर में रुकेगी। सो द बॉल कारपेट कम टू द रेस्ट फर्स्ट। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चंस आते हैं। डिफाइन इनर्शिया, इनर्शिया को डिफाइन करना है तो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन देयर स्टेट, उसकी स्टेट चेंज करने को रेजिस्ट करता है, ये होता है हमारा इनर्शिया और इसी पे बेस्ड है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ कार रोड साइड एक्सप्लेन। किसी कार का मोमेंटम क्या होगा अगर कोई कार इस तरीके से रोड पे पार्क है, रोड पे खड़ी हुई है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा। उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम P इक्वल टू होता है mv। तो अगर कोई कार पार्क है तो इसका वेलोसिटी कितना है, ज़ीरो। अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो गया तो मास भी कितना हो जाएगा, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, ज़ीरो ही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद एग्जाम्पल। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहता है, रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहता है, जब तक हम उस पर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए जब आप नेट फोर्स बैलेंस अप्लाई करोगे तो वो मोशन में उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। जब आप उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे, अनबैलेंस इज द कीवर्ड, तो ही उसका स्टेट चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ व्हीकल चेंज द पैसेंजर टेंड टू फील जर्क। ठीक है, वो झटका फील करता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड, जो सडन बस की स्टेज चेंज होती है तो, या किसी भी गाड़ी की। इन विच डायरेक्शन द पैसेंजर फील जर्क। अब ये है कि पैसेंजर किस डायरेक्शन में झटका फील करेंगे अगर इफ बस स्टार्ट मूविंग सडनली, अगर बस सडनली चलने लगे। इसका मतलब है कि बस स्टार्टिंग में क्या है, रुकी हुई है, और अचानक से बस अगर चलने लगे, मतलब रुकी हुई स्टेट से रेस्ट से मोशन में आ जाए, तो आप किस डायरेक्शन में फील करेंगे। तो आपको इसे थोड़ा सा विजुअलाइज करना है कि अगर बस रुकी हुई है तो आप लोग भी रुके हुए हैं, जैसे ही बस मोशन में आ जाएगी तो आपके जो पैर हैं वो क्या होंगे, मोशन में आ जाएंगे, लेकिन आपका बॉडी का अपर पार्ट अभी भी रेस्ट में रहना चाहेगा, तो आपको बैकवर्ड यानी पीछे की ओर धक्का महसूस होगा। इसके अपोजिट में अगर बस चल रही है तो आपके बॉडी का जो नीचे का पार्ट है वो मूविंग में होगा, लेकिन अचानक से बस रुक जाती है तो क्या होगा, आप तो चल रहे हैं लेकिन आपका ऊपर का जो पार्ट है वो अभी भी चलना चाहेगा और नीचे का पार्ट रुक जाएगा, तो आप आगे धक्का महसूस करेंगे। तो इस तरीके से आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड किस डायरेक्शन में महसूस करेंगे वो पता होना चाहिए। सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। सारे रिवीजन का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विल हैव मोर इनर्शिया। किसमें ज़्यादा इनर्शिया होगा, एक कार और अ बस। देखिए जो इनर्शिया होगा वो किसमें ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, कार या बस। तो देखिए द मास ऑफ बस इज़ मोर देन द कार। तो देखिए जिसका मास मतलब मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा। ठीक है, तो कार और बस में मास ज़्यादा किसका होगा, बस का होगा, तो बस में इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल में मोटरसाइकिल का, और कार और ट्रेन में तो यहाँ पे कार्ट और ट्रेन में किसका ज़्यादा होगा, ट्रेन का ज़्यादा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मोमेंटम। मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देखिए ये क्या है, मोमेंटम होता है P = mv, इसको आपको डिफाइन करना है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, और SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको SI यूनिट भी याद रखनी है, 1 मार्क में आ सकती है। शेल वी एवर बी एबल टू राइट इफ़ द फोर्स ऑफ अप्लाई ऑन पेन। हाँ, अगर हम लोग पेपर पे क्या कभी लिख पाते अगर जो पेपर है वो रिवर्ट बैक फोर्स अप्लाई नहीं करता, तो नो, तो हम नहीं लिख पाते, क्योंकि जब भी हम पेपर पे लिखते हैं तो पेन से हम एक फोर्स लगाते हैं और पेपर भी हमारे पेन की नोक पे एक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से हम उस पर कंटेंट लिख पाते हैं। अगर ये ऐसा नहीं होता, हमारा पेन का फोर्स ज़्यादा होता तो पेपर अंदर, पेन जो है अंदर चला जाता, होल हो जाता, और अगर पेपर ज़्यादा फोर्स लगा देता तो पेन हमारा साइड ऊपर की ओर उछलता। ठीक है, तो इस तरीके से ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज अ सोल्डर होल्ड रिफिल ऑन हिज शोल्डर बिफोर फायरिंग बुलेट। बुलेट को फायर करने से पहले जो सोल्जर हैं वो बंदूक, जो बड़ी वाली बंदूक होती है, उसको अपने कंधे से क्यों सटा लेते हैं, इसलिए सटा लेते हैं क्योंकि एक रिकॉइल जनरेट होता है जिसकी वजह से एक बैकवर्ड फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे आगे की ओर वेलोसिटी से जो कॉइल जाएगी, हमारी बंदूक की गोली जाएगी, रिफिल जाए, तो वैसा ही रिकॉइल जनरेट होगा और पीछे बैकवर्ड एक फोर्स लगेगा जिससे वो सीधे खड़े हो पाएँ, इसलिए वो अपने कंधों से उसको अच्छे से लगा लेते हैं। Why does an air filled, ये क्वेश्चन है कि अगर आपका एक बैलून है वो एयर से फिल है, ठीक है, एयर से फिल है, तो वो यहाँ वहाँ ऊपर फिर नीचे की ओर क्यों घूमता हुआ नज़र आता है? वो इसलिए नज़र आता है क्योंकि देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से वो नीचे की ओर जाएगा, लेकिन फिर जैसे ही वो हल्का होगा तो वो उसको जो अर्थ है वो उसे ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी, वो ऊपर जाएगा, फिर जैसे हवा निकलेगी नीचे जाएगा, तो इसकी वजह से वो हमें फ्लोट करते हुए यहाँ वहाँ नज़र आता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है अगर आप रिविज़न पर्पज़ से भी दे सकते हैं, अगर आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया है, ठीक है, आपको कॉपी किताब नहीं उठानी है, आपके चेक करना है आपकी तैयारी कैसी है, तो आप इसे बैठे बैठे बेड पे लेटे लेटे अपना वीडियो चला दिया और सुनते गए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते हैं, और इस तरीके से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं सारी वीडियोस को देख के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वॉकिंग को न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एक्सप्लेन कर दिए। जब हम चलते हैं तो यहाँ पे भी क्या होता है, जब हम वॉक करते हैं तो जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं तो वैसे ही जो रोड होता है वो हमारी अपोजिट डायरेक्शन पे हम पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से हम आगे की ओर चल पाते हैं। तो यहाँ पे भी लॉ काम करता है। तो पूरे हर काम में साइंस एक्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टेटमेंट याद कर लेनी है कि जो इनिशियल मोमेंटम होता है और जो फाइनल मोमेंटम होता है वो टोटल हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है, बराबर रहता है। तो इसकी स्टेटमेंट आप लोग लर्न कर लेंगे। व्हाई इज द रॉकेट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इग्निशन। जब हम रॉकेट को फायर करते हैं, ठीक है, नीचे से फायर देते हैं तो वो ऊपर की ओर क्यों जाता है, क्योंकि हम नीचे से उसे फायर करते हैं तो जितना ऊपर की ओर फोर्स हम उसे फ्यूल देते हैं उतना ही वो पीछे की ओर झटका मारता है, उसकी वजह से वो ऊपर की ओर जा पाता है। तो ये भी एप्लीकेशन है। ये सारे क्वेश्चन बेस हैं न्यूटन के लॉ के एप्लीकेशन पे। तो आपको एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आएंगे तो ये सारे एप्लीकेशन पे थ्योरी पार्ट है जो आपको कवर करना है। इसके बाद तीनों लॉ ऑफ मोशन को स्टेटमेंट, अगर आपसे फॉर्मूला पूछता है इक्वेशन तो केवल इक्वेशन लिखेंगे, अगर स्टेटमेंट पूछता है तो यहाँ पे आपको तीनों लॉ की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, वो आप लोग लिख देंगे। इसके बाद डिफरेंस आपको करना है स्पीड एंड वेलोसिटी में। तो स्पीड की डेफिनेशन लिखेंगे, वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये आपकी नेवर बी नेगेटिव और ये आपकी ज़ीरो भी हो सकती है। क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो कैसे हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अगर आपका ज़ीरो हो सकता है तो वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। इसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की पहले डेफिनेशन लिखेंगे। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, हमेशा डिफरेंस को टेबल बना के लिखेंगे, और यहाँ पे भी आप बता देंगे ये पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो भी हो सकता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे हो सकता है, अगर आप सर्कुलर ट्रैक पे हो, यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वापस यहीं पे आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इस सर्कल का पूरा सर्कमफ्रेंस होगा, यानी कि 2πr होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में डिफरेंस। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यहाँ अनइक्वल ट्रेवल करता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आप इसका बनाते हैं तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन आता है, जबकि ये आपका एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नज़र आता है। और यहाँ पे आपका सिमिलर एक्चुअल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, बल्कि ये सिमिलर नहीं होती है। तो इसके एक डिफरेंस में आप चाहें तो आप ग्राफ बना के भी दिखा सकते हैं, ठीक है, अगर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल पार्ट का क्वेश्चन है, आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन है, लेकिन न्यूमेरिकल में ये क्वेश्चन बच गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कर लिया है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल, यहाँ पे आपको डिस्टेंस ट्रेवल बोल रहा है कि 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो ये ग्राफ कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, यूएम का, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो यूनिफॉर्म में हमने सीखा था कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो वहाँ पे यू शुड बी कैलकुलेट एरिया। अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो आपको एरिया, तो यहाँ से अगर हम ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और हमारी ट्राइंगल का क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो वही फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यूज़ में पुट करना है। यहाँ पे आपको टाइम सेकंड्स में दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे भी वैल्यूज़ दे रखी हैं और हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, कैलकुलेट कर लिया कि एरिया हमारा कितना होगा ABCD का, एरिया ऑफ ट्राइंगल और रेक्टेंगल AB इंटू BC 8 इंटू 3.2 और यहाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे 10 मीटर। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको हमेशा यूनिफॉर्म मोशन का दिया जाएगा, तो आप यहाँ से इस चीज़ को ये माइनस कर दीजिए, इस चीज़ को ये माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी, बेस मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगी, और आप आंसर निकाल सकते हैं। सो ये था पूरा थ्योरी पार्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सारी रिवीजन की वर्कशीट देख लें, आपका पूरा साइंस का रिवीजन क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको MCQ के क्वेश्चन देखने हैं तो वो आप खबरी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सारे MCQ के क्वेश्चन रिवाइज करवाए हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में
क्लास 9 की मास्टर सीरीज़ है, वहाँ पे आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इज मैटर अराउंड अस प्योर के MCQ करवाए हैं, वहाँ से भी आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉलो कर ले खबरी पे, ज्वाइन कर ले टेलीग्राम पे ही PDF मिलेगा और PDF का लिंक और बाकी वर्कशीट का बाकी वीडियोज़ का रिवीजन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।